बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में उर्मिला अपनी दो बेटी आरोही और काजल के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। उर्मिला के पति का निधन हो जाने की वजह से उर्मिला के ऊपर अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है। वह दोनों का पालन पोषण करने के लिए अपनी एक छोटी सी केक की बेकरी चलाया करती थी। उर्मिला के ही सामने एक बड़ी बेकरी थी जिस पर ज्यादा कस्टमर आया करते थे और उर्मिला के पास बहुत कम। एक दिन आरोही अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपको अपनी बेकरी थोड़ी बड़ी करनी होगी, तभी थोड़े ज्यादा कस्टमर आने शुरू होंगे। आपको पता है सरिता आंटी की बेकरी पर ज्यादा कस्टमर क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी बेकरी बड़ी है, उनके यहाँ ज्यादा वैरायटी के केक होते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही वैरायटी के केक होते हैं, इसलिए आपके पास कस्टमर नहीं आते। आरोही बेटा, मैं बड़ी बेकरी कैसे खोल सकती हूँ? तुम्हें तो घर के हालत पता ही हैं। इस छोटी सी बेकरी से जो थोड़े बहुत पैसे कम जाते हैं, उसी से मैं तुम दोनों का पालन पोषण करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें एक समय का खाना मिलता है और तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। दिवाली आने वाली है, हमेशा तुम ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में दिवाली मनाती हो। यह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी, सिर्फ सरिता आंटी की बेकरी में तो वही पुराने केक होते हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट। अगर आप कुछ अलग ट्राई करें तो स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट केक से कुछ अलग तो हो सकता है कि आपकी छोटी सी बेकरी में ज्यादा कस्टमर आने लगे, क्योंकि कस्टमर को कुछ अलग चाहिए होता है। अगर आप कुछ अलग ट्राई करेंगी तो शायद इस बार दिवाली पर हम नए कपड़े पहने। क्यों आरोही दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह छुटकी, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। मम्मी, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी फ्रेंड सपना के पास फोन है और मैं यूट्यूब पर अलग अलग तरह के केक बनाने की रेसिपी देखूंगी, उसके बाद में आपको बताऊंगी, आप वह ट्राई करना। ऐसा कहकर आरोही अगले दिन सपना के पास जाती है, उससे फोन लेती है और यूट्यूब पर अलग अलग तरह के केक बनाने की रेसिपी देखती है और घर आकर वह सारी रेसिपी अपनी माँ को बताती है। उर्मिला सभी रेसिपी में जो सबसे अलग रेसिपी होती है वह केक बनाने की कोशिश करती है और वह अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। अगले दिन उर्मिला अपनी बेकरी में अलग तरह के केक बने हुए लगाती है जो बिल्कुल सरिता की बेकरी से अलग होते हैं। तभी एक औरत उर्मिला की बेकरी पर आती है और उससे कहती है, उर्मिला बहन, इस केक का डिजाइन तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट ही होगा। क्या आप मुझे टेस्ट करा सकती हैं? क्योंकि मुझे मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए अलग केक चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, लीजिए, ये टेस्ट कीजिए, बिल्कुल अलग और नए डिजाइन का केक है। एक बार टेस्ट करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ऐसा कहकर उर्मिला उस केक में से थोड़ा सा टुकड़ा उस औरत को टेस्ट कराने के लिए देती है। उस केक का टेस्ट सभी केक से बहुत डिफरेंट होता है। उस औरत को वह बहुत पसंद आता है। तभी वह उर्मिला से कहती है, अरे वाह, ये केक कितना ज्यादा स्वादिष्ट है, बिल्कुल डिफरेंट। मैंने बहुत जगह ट्राई किया लेकिन ऐसा केक नहीं खाया जैसा तुम्हारा है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं और लोगों से भी कहूँगी कि वह आपकी बेकरी पर आकर इसका टेस्ट जरूर ट्राई करें। ऐसा कहकर वह औरत अपने बेटे के जन्मदिन के लिए केक ले जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब उर्मिला की बेकरी पर लोग आने लगे थे। अब उसकी बेकरी पहले से ज्यादा चलने लगी थी। उर्मिला और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश थीं, लेकिन सरिता, जिसकी बहुत बड़ी बेकरी थी, वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके कस्टमर कम होने लगे थे, जिसकी वजह से वह उर्मिला से जलने लगी थी। एक दिन उर्मिला की बेकरी पर पास के गांव से एक जमींदार की पत्नी आती है और वह उर्मिला से कहती है, मैंने तुम्हारे केक की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, इसलिए मैं पास के गांव से तुम्हारी बेकरी पर आई हूँ, लेकिन यहाँ आकर तो लग रहा है जैसे मैं गलत आ गई। मुझे मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए 100 केक चाहिए, मगर तुम्हारी बेकरी तो बहुत छोटी है, लगता है कि तुम कल तक मुझे 100 केक नहीं दे पाओगी। अरे बहन जी, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं मेरी दोनों बेटियों के साथ मिलकर आपके कल तक 100 केक बना दूंगी। आप चिंता ना करो, आपके बेटे के जन्मदिन पर आपको 100 केक मिल जाएंगे। बस आपको मुझे पैसे एडवांस देने होंगे, क्योंकि इतने सारे केक बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जमींदार की पत्नी उर्मिला को एडवांस पैसे देकर चली जाती है। उर्मिला बहुत खुश थी और घर जाकर अपनी दोनों बेटियों को इतने बड़े ऑर्डर के बारे में बताती है।
मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हें पता है मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब मैं तुम दोनों को दिवाली पर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस दिलाऊंगी, सैंडल दिलाऊंगी। इस बार तुम्हारी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी, हमेशा की तरह रूखी सूखी नहीं। सच माँ, आप दिवाली पर हमें नई ड्रेस दिलाएंगी और सैंडल भी? यह सोच सोच कर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काजल, ये सब कुछ तुम्हारे एक छोटे से आइडिया की वजह से हुआ है और मम्मी की कोशिश की वजह से। ठीक है मेरी प्यारी बेटियों, अब बातें बहुत हो गई। हमें 100 केक बनाने हैं। इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मैं अकेले तो 100 केक नहीं बना सकती। उर्मिला और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश थीं। इनकी सारी बातें सरिता सुन लेती है और वह घर जाकर बहुत आग बबूला होती है। तभी उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? किसी से लड़ाई हुई है क्या जो आप इतने गुस्से में हैं? चांदनी बेटा, तुम मेरे गुस्से के बारे में तो पूछो ही मत। वह उर्मिला की बच्ची, उसकी छोटी सी मामूली सी बेकरी और वो मुझसे ज्यादा पैसे कमाने लगी। उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है केक बनाने का। अगर उसे इसी तरह से ऑर्डर मिलता रहा, एक दिन पता नहीं वो तो आसमान छूने लगेगी और मैं कुछ भी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस उर्मिला की बच्ची का ऑर्डर पूरा ही नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर सरिता अपनी बेटी चांदनी के साथ एक प्लान बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ तीनों माँ बेटियां 100 केक मन लगाकर बनाने की तैयारियां करती हैं और वह कल तक 100 केक बनाकर तैयार भी कर देती हैं। तभी उर्मिला अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटा तुमने कल से कुछ नहीं खाया, घर जाकर खाना खाओ। मैं ये ऑर्डर जमींदार के यहाँ पहुँचा दूंगी। उसके बाद हम दिवाली की शॉपिंग करने चलेंगे। आरोही और काजल अपनी माँ को बेकरी में छोड़कर घर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरिता और चांदनी बेकरी के पीछे से आग लगा देती हैं, जिसमें पूरी बेकरी जलकर राख हो जाती है और उसी के अंदर उर्मिला भी। जब इस बात की खबर उर्मिला की दोनों बेटियों को लगती है तो दोनों बहन भागकर आती हैं और बेकरी और अपनी माँ को इस तरह से जलता हुआ देखकर बहुत रोती हैं। मम्मी, आप हम दोनों को इस तरह से अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब हम आपके बिना क्या करेंगे? मम्मी, हम तो कितना ज्यादा खुश थे। हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? दिवाली आने वाली थी, हम दिवाली एक साथ मनाते। हम आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। दीदी, अब हम मम्मी के बिना कैसे रहेंगे? मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा कहकर दोनों बहनें बहुत रो रही थीं। तभी जमींदार की पत्नी आ जाती है और वह दोनों बहनों से केक के बारे में पूछती है। तभी दोनों बहन जमींदार की पत्नी को सब बता देती हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और उनकी माँ भी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तभी जमींदार की पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी बेकरी में आग लगी है, ये तुम्हारी माँ जलकर मर गई। मुझे मेरा एडवांस चाहिए जो मैंने तुम्हारी माँ को केक बनाने के लिए दिया था। केक तो मिलेंगे नहीं तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता कि तुम दोनों कहाँ से दोगी, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल करा दूंगी। ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ लेना। ऐसा कहकर जमींदार की पत्नी वहां से चली जाती है और पास में खड़ी सरिता और उसकी बेटी चांदनी दोनों बहुत हंसती हैं उन्हें बर्बाद करके। आरोही और काजल घर की तरफ आ रही थी। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक परी नदी में डूब रही थी। तभी आरोही नदी में कूदकर उस परी की जान बचाती है। परी दोनों बहनों को धन्यवाद कहती है। तुम दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे एक जादूगरनी ने जान से मारने की कोशिश की। उसे पता था मुझे तैरना नहीं आता और पानी में मेरा जादू काम नहीं करता। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। आज मेरा जन्मदिन है और परी माँ ने मुझे 2 जादुई बर्थडे केक के घर दिए हैं। तुम मेरे साथ बादलों में चलोगी? ऐसा कहकर परी आरोही और काजल को अपने साथ बादलों में ले जाती है और अपने जादुई बर्थडे केक के घर के अंदर जाकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। उसके बाद परी आरोही और काजल से कहती है, तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दूसरा जादुई बर्थडे केक का घर देती हूँ। इस घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो और जादुई बर्थडे केक से जितने चाहे उतने केक भी मांग सकती हो। तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। आरोही और काजल परी को धन्यवाद कहती हैं और बादलों से जादुई बर्थडे केक का घर लेकर पृथ्वी पर आ जाती हैं और पृथ्वी पर आकर जादुई बर्थडे केक के घर से 100 केक मांगती हैं। ए जादुई बर्थडे केक के घर हमारे सामने अलग तरह के 100 केक आ जाएं।
आरोही के इतना कहते ही 100 केक आ जाते हैं। तभी दोनों बहनें सभी केक जमींदार के यहाँ पहुँचा देती हैं और वह दोनों बहनें अपनी माँ के नाम से एक बहुत बड़ी बेकरी खोलती हैं और जादुई बर्थडे केक से केक लेकर उस बेकरी पर बेचा करती थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिवाली आ जाती है। काजल रोते हुए आरोही से कहती है, दीदी, अगर आज मम्मी जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। हमने दिवाली के लिए कितना सब कुछ सोचा था कि इस बार हम दिवाली बहुत अच्छी तरह मनाएंगे, मगर मम्मी ही नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। जब मम्मी जिंदा थी तो हम गरीब थे, फिर भी कितना अच्छा लगता था। पता नहीं हमारी बेकरी में आग कैसे लग गई, जिसकी वजह से माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। काजल ऐसा कहकर रो रही थी। तभी जादुई बर्थडे केक के घर से आवाज आती है, मैं जादुई बर्थडे केक हूँ। मुझे पता है तुम्हारी बेकरी में आग किसने लगाई थी। तुम्हारी पड़ोसन सरिता ने तुम्हारी बेकरी में आग लगाई थी। जादुई बर्थडे केक के घर की बातें सुनकर दोनों बहनें आग बबूला हो जाती हैं और वह सरिता के घर पुलिस को लेकर जाती हैं और अपने माँ के कत्ल के इल्जाम में दोनों माँ बेटी को सलाखों के पीछे पहुंचा देती हैं। अब दोनों माँ बेटी को 20 साल की सजा हो जाती है और दोनों बहनें सुकून की सांस लेती हैं कि उन्होंने अपने माँ के कातिल को जेल के पीछे पहुंचा दिया और वह घर आकर खुशी खुशी दिवाली मनाती हैं। सरिता और उसकी बेटी को उनके लालच का फल मिल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 अनाथ बहनें रहती थीं, सोना और मोना। सोना मोना से बड़ी थी, इसलिए वह मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करती थी और जो भी पैसे मिट्टी के बर्तन बेचकर मिलते थे उसी से सोना अपनी छोटी बहन मोना को पढ़ाती थी और उसका पालन पोषण करती थी। एक दिन मोना सोना से कहती है, दीदी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे नोटबुक खरीद कर लेकर आनी है। मेरी पूरी नोटबुक भर चुकी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। और हाँ दीदी, मुझे पेन भी लेकर आना है। मोना, मेरी प्यारी बहन, अगर तुम कल तक रुक सकती हो तो रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कुछ समय से बहुत कम बर्तन बिक रहे हैं। 2 वक्त का खाना जुटाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अभी तुम्हारे स्कूल की फीस भी जमा करनी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगी, मगर तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर सोना अपने मिट्टी के बनाए हुए बर्तन बेचने चली जाती है। सोना एक गांव से दूसरे गांव जाती है ताकि उसके बर्तन ज्यादा से ज्यादा बिक सकें। बर्तन ले लो बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर चित्रकारी के बर्तन ले लो, अच्छी चिकनी मिट्टी के बर्तन ले लो, बहुत सुंदर सुंदर हैं, बर्तन ले लो बर्तन। ऐसे आवाज लगाकर सोना अपने मिट्टी के बर्तन बेच रही थी, लेकिन आज भी सोना के बर्तन ज्यादा नहीं बिकते। सिर्फ इतने ही बिकते हैं कि वह अपना और अपनी बहन का पेट भर सके। तभी सोना सोचती है, अरे आज फिर इतने कम बर्तन बिके हैं, इसमें तो सिर्फ हम दोनों बहन खाना ही खा सकते हैं, मगर मोना को स्कूल की नोटबुक और पेन की जरूरत है। मैं आज भूखी ही रह जाती हूँ और मोना को खाना खिलाकर जो भी पैसे बचेंगे उसकी मोना को नोटबुक और पेन दिला दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, मेरी बहन की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा सोचकर सोना मोना के लिए खाना ले जाती है और उसकी नोटबुक और पेन भी। मोना खाना खाने लगती है। तभी मोना सोना से कहती है, दीदी, आप खाना नहीं खा रही? नहीं मोना, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। एक आंटी ने मुझे अपने घर का स्वादिष्ट खाना खिलाया। उन्हें मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगे, इसलिए खुश होकर उन्होंने मुझे अपने घर का खाना खिलाया। अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, खाना खाकर सो जा, तुझे सुबह स्कूल भी जाना है। सोना का उदास चेहरा देखकर मोना समझ जाती है कि सोना झूठ बोल रही है। उसने खाना नहीं खाया, वह भूखी है। तभी मोना सोना से कहती है, दीदी, मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं, आपने खाना नहीं खाया। दीदी, आप रात को बर्तन बनाती हैं और सुबह को पूरे दिन इतनी कड़ी धूप में बेचती हैं। आप मुझे कितनी मेहनत से पढ़ा रही हैं। आपके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आप सिर्फ मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं पेट भरकर सो जाऊं और मेरी बहन भूखी रहे, ये मैं नहीं देख सकती। ये खाना हम दोनों बहन मिलकर खाएंगे।
मोना उसी खाने में से अपनी बहन को खाना खिलाती है और दोनों बहन आधा आधा खाना खाकर सो जाती हैं। सुबह होने के बाद हमेशा की तरह मोना स्कूल चली जाती है और सोना अपने बनाए हुए बर्तन बेचने के लिए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सोना अपने बर्तन बेच रही थी, तभी उसके पास एक बच्चे के साथ एक औरत आती है और वह सोना से कहती है, मेरा बेटा कह रहा था उसके स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने चाहिए। तुम्हारे बर्तन मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्या तुम मेरे बेटे के लिए मिट्टी के खिलौने बना सकती हो? अगर तुमने सुंदर सुंदर खिलौने बनाए तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं। उस औरत की बातें सुनकर सोना बहुत खुश हो जाती है और उस औरत से कहती है, जी आंटी, बिल्कुल आप जैसा चाहती हैं आपको वैसे खिलौने मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता तो है ही मिट्टी के बर्तन बनाने में थोड़ा समय लगता है। पहले उन्हें बनाने पड़ते हैं, फिर सुखाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर चित्रकारी होती है। अगर आपके पास समय हो तो आप जैसा चाहेंगी आपको वैसे खिलौने मिल जाएंगे। ठीक है, 15 दिन बाद तुम मुझे खिलौने सामने वाली बिल्डिंग में देने आ जाना। और हाँ, याद रहे मेरे बेटे का ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। काम कर पाओ तभी हाँ करना। ठीक है आंटी जी, आप चिंता ना करो, आपको समय पर आपके बेटे के लिए खिलौने मिल जाएंगे। ऐसा कहकर सोना घर आ जाती है। घर आने के बाद सोना मोना से कहती है, मोना मेरी प्यारी बहन, तुझे पता है मुझे मिट्टी के खिलौने बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। उसके बाद तेरे स्कूल की फीस आराम से जमा हो जाएगी और तू अब स्कूल को नई ड्रेस पहन कर जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। दीदी मैं भी बहुत खुश हूँ। दीदी आप अपने लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना और मिट्टी के खिलौने बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। सोना रात दिन मेहनत करती है, खेतों से मिट्टी लेकर आती है, मिट्टी लाकर खिलौने बनाती है। सोना जितने मिट्टी के खिलौने उस औरत ने मांगे थे, सभी खिलौने 12 दिन के अंदर अंदर बनाकर तैयार कर देती है। सोना बहुत खुश थी कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, उसकी कुछ तो गरीबी खत्म हो ही जाएगी। लेकिन अचानक उस रात बहुत तेज बारिश आ जाती है। सभी खिलौने बाहर रखे थे और वह बारिश के पानी से बह जाते हैं। अपनी मेहनत को इस तरह से पानी में बहता हुआ देखकर सोना बहुत रोती है। ये क्या अनर्थ हो गया, सभी खिलौने बारिश के पानी से बह गए। मैंने कितनी मेहनत से रात दिन एक करके ये खिलौने बनाए थे और आंटी जी को तो ये 2 दिन बाद सभी खिलौने देने थे। उनके बेटे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या करूं? अब मैं आंटी जी को क्या जवाब दूंगी? ये क्या हो गया? आज ही बारिश को आना था, पता नहीं अब क्या होगा। ऐसा कहकर सोना बहुत रोती है। मोना सोना को संभालती है, लेकिन सोना का रोना बंद नहीं होता। सोना रोती रहती है। तभी भीगती हुई एक बूढ़ी औरत आती है सोना के दरवाजे पर और वह सोना से कहती है, बेटा क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ समय के लिए रहने दोगी जब तक बारिश बंद होती है? मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, मुझे सर्दी भी लग रही है। हाँ हाँ अम्मा जी, आ जाइए। ऐसा कहकर सोना उस बूढ़ी औरत को अपने घर में बुला लेती है और उस बूढ़ी औरत की दोनों बहन बहुत सेवा करती हैं। खुद के लिए जो एक समय का खाना रखा था वह खाना भी उस बूढ़ी औरत को खिला देती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और वह सोना और मोना से कहती है, सोना और मोना तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास घर में सिर्फ एक ही समय का खाना था, वो खाना भी तुमने मुझे खिला दिया। सोना मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, तभी मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें बादलों में भेजती हूँ। वहाँ पर जादुई 2 पर्स के घर हैं, वहाँ से तुम दोनों बहनें एक एक जादुई पर्स का घर लेकर आओगी। परी जी, बादलों में जादुई 2 पर्स के घर, मगर वहाँ हम कैसे जाएंगे और उस जादुई पर्स के घर से क्या होगा? मोना, उस जादुई पर्स के घर के अंदर हर चीज़ होगी, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और तुम उस घर के अंदर रह भी सकती हो। और उसके अलावा तुम बादलों के जादुई पर्स के घर से जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें हमेशा बादलों के जादुई पर्स के घर से कभी भी लालच नहीं करना। अगर तुमने कभी भी लालच किया तो वह जादुई पर्स का घर गायब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना
और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सोना और मोना परी की बातें सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे धन्यवाद भी कहती हैं। तभी परी वहाँ पर एक जादुई सीढ़ी बनाती है और सोना और मोना को बादलों में जाने के लिए कहती है। उसके बाद सोना और मोना उस जादुई सीढ़ी की मदद से बादलों में पहुंच जाती हैं। उन्हें वहां जाकर जादुई पर्स के 2 घर नजर आते हैं। तभी दोनों बहनें बादलों से एक एक जादुई पर्स का घर अपने साथ ले आती हैं। सोना अपने जादुई पर्स के घर से कहती है, ए जादुई पर्स के घर, मुझे तुरंत सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने मिल जाएं। सोना के इतना कहते ही जादुई पर्स का घर सोना को बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने देता है। उन्हें देखकर सोना बहुत खुश हो जाती है और समय रहते उस औरत के घर पर दे आती है जिसने सोना को खिलौने का ऑर्डर दिया था, और वह औरत सोना को बहुत सारे पैसे भी देती है। सोना बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनें जादुई दोनों पर्स के घर से बहुत खुश थी। अब उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा था। मोना ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया। एक दिन सोना मोना से कहती है, मोना, बहुत समय हो गया, तुम स्कूल नहीं जा रही। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो तुम्हारा स्कूल से नाम नहीं कट जाएगा क्या? दीदी, अब स्कूल जाकर क्या फायदा? स्कूल तो मैं इसलिए जाती थी ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सकूं। लेकिन अब तो देखिए, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास। फिर मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत? इसलिए मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मोना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हमारे पास सब कुछ है तो तुम अब कभी पढ़ोगी नहीं? ये तो बहुत गलत बात है। माँ पिताजी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकी। तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, अब तुम पढ़ना नहीं चाहती सिर्फ इसलिए कि हमारे पास इतनी सारी धन दौलत है। मोना, इंसान के पास चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन वह धन दौलत कभी भी ज्ञान की कमी को पूरा नहीं कर सकती। सोना की बातें सुनकर मोना रोने लगती है और रोते हुए सोना से कहती है, दीदी, मुझे माफ कर दो। इतनी सारी धन दौलत देखकर मुझे लगा अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आप ठीक ही कह रही हैं। ज्ञान की कमी को धन दौलत पूरा नहीं कर सकती। दीदी, हमें बादलों के जादुई पर्स के घर वापस कर देने चाहिए। आप जैसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाती थी, आप वैसे ही मिट्टी के बर्तन बनाना, और मैं मन लगाकर पढ़ाई करती रहूंगी जैसे पहले करती थी। हाँ मोना, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। जब मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी, जो भी पैसे मिलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई होती थी। अब सिर्फ बिना मेहनत करे इस तरह से खाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं मेहनत करूंगी और अपनी मेहनत की कमाई से हम अपने लिए एक घर बनाएंगे और उसमें रहेंगे। ऐसे जादुई पर्स के घर में नहीं रहेंगे। बादलों के जादुई पर्स के घर ने हमें तो आलसी ही बना दिया। ऐसा कहकर दोनों बहन अपने अपने जादुई पर्स के घर बादलों में वापस कर आती हैं और वहां से आने के बाद अपना पहले की तरह जीवन बिताती हैं। सोना पहले की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी और मोना मन लगाकर पढ़ाई करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सोना मिट्टी के बर्तन बेच बेचकर सोना ने अपने रहने के लिए एक घर खरीद लिया और मोना ने अच्छी पढ़ाई करके स्कूल में टॉप किया। अब दोनों बहन बहुत खुश थी कि दोनों बहनें मेहनत कर रही हैं।